हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलाइसिस भी कंप्लीट किया था, सेकंड स्टेप एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन देखी थी, सिट्रिक एसिड भी देखा था, क्रेब्स साइकिल, और फिर लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देखा था जिसमें NADH FADH को कन्वर्ट करवाया था ATP के अंदर। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये सब चीजें हम 4 स्टेप पढ़ चुके हैं। तो एक सेकंड जरा ऑडियो ऑफ कर लो। तो इसी तरीके से मेरे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। तो ये क्या होता है इसमें बेसिकली कि ATP की सिंथेसिस होती है, ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं क्या करने से, NADH और FADH के। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ना फिफ्थ प्रोसेस में, मतलब सॉरी फोर्थ ये प्रोसेस यस में, सर। फोर्थ प्रोसेस में, फिफ्थ तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये फोर। एटीपी तो, और एटीपी सिंथेटेज से ही तो एटीपी बना था। याद है फोर्थ प्रोसेस में वो जो पांचवा वाला कॉम्प्लेक्स था, पांचवा वाला कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है चंदन? पांचवे कॉम्प्लेक्स का नाम यस क्या सर। था? एटीपी सिंथेटेज तो था। तो कितने हाइड्रोजन से एक एटीपी यस बनती सर। थी? कितने हाइड्रोजन 2 पास करेंगे? हाइड्रोजन। वेरी गुड, 2 हाइड्रोजन जो पास करते थे टू। तो एक एटीपी बनती थी। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये कैलकुलेशन तुम्हें याद होगा, मैंने मैंने करके भी दिखाया था वैसे। देखो ग्लाइकोलाइसिस में तुम यस। लोगों को पता है कि ये टोटल जो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोड्यूस NADH 2 हुए थे, तो उससे 6 ATP निकल के आए थे। 2 ATP का यूटिलाइज हुआ था लेकिन 4 ATP बनकर आए थे। तो नेट ATP कितना हो गया था? 2। तो ये डार्क में टू। टोटल गेन कितने का हो गया फिर? टोटल गेन 6। ATP का, अरे टोटल गेन, 6। अरे सर मेरे 8 भाई, 8 8 मेरे भाई देख, 8 8। एटीपी, एट हाँ, एट 4 एटीपी बने, 2 एटीपी यूटिलाइज हुए, तो टोटल एटीपी कितने हुए? 2 डायरेक्ट। और 2 NADH अच्छा बने तो 6, तो 2 और 6 कितने हो गए टोटल? 8। तो 8। एट। ग्लाइकोलाइसिस में 8 होते हैं, मैंने बताया भी था। एसिटाइल यस को सर। ए में एक NADH बना था, और तो पायरुवेट तो 2 बनते हैं, तो 2 बार चलेगा वो, तो इसका मतलब कितने बन जाएंगे फिर एटीपी? तो 2 NADH का मतलब होता है 6 एटीपी, राइट? क्योंकि एक NADH होता है 3 एटीपी के बराबर, तो 2 यस 6 सर। एटीपी। क्रेब्स साइकिल में तुम लोगों को मैंने बताया था, मतलब एक साइकिल में 3 NADH बनते हैं, तो पायरुवेट अगर 2 बार आएगा तो फिर कितने NADH बन जाएंगे? 6, और 6 का 6। मतलब 18, 6 3 जा 18। 18। और यस सर। एक FADH बना था लेकिन 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 FADH, 4 ATP बन गए। एक FADH तो 2 ATP के बराबर होता है, और एक GTP 1 ATP के बराबर होता है। दो GTP बने थे, राइट? एक एक साइकिल में एक GTP बना था, तो यस 2 सर। साइकिल होंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया था नेट गेन? 38 का। लेकिन देखो थर्ड। देखो देखो देखो, अब क्या लिखा है? नेट गेन आफ्टर एरोबिक रिस्पिरेशन 36 ATP, लेकिन नेट गेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्लूकोज, तो पूरा ऑक्सीडेशन में 38 होता है, लेकिन 36 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 ATP कहां पे वेस्ट हो जाता है? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। मैंने बताया था ये बात लास्ट क्लास में कि यस हाँ। टोटल सर। नेट गेन तो 38 ATP का होता है, लेकिन 2 का लॉस हो जाता है, तो इसलिए बचते कितने हैं? सिर्फ 36। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36, और आफ्टर कंप्लीट ग्लूकोज विदाउट लॉस 38 ATP। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और अच्छा, मैंने इसमें फोर्थ प्रोसेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फोर्थ प्रोसेस में तो कन्वर्जन होता है ना, ये कन्वर्ट करके लिख तो दिया, तो फोर्थ प्रोसेस लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट एवरीबडी? सर रुक यस सर। जाइएगा, सर लिखना है। श्योर यस श्योर सर। श्योर। तो इसीलिए ये हमारे पास, तुम लोगों को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट बनता है, तो इसलिए हर चीज 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है। 3 ATP बना लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी NADH 3 बने थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गए। FADH 1 बना था, 2 कर दिया, क्योंकि 2 बार बनेगा ना, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, फिर सारी साइकिल 2 बार चलेगी। जैसे सेकंड स्टेप भी 2 बार चलता है, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगा। ठीक है ना भाई? चंदन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो आर्यन, एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं? 2। 2 बनते हैं, ठीक है, और 2 बनेंगे तो वो उतनी बार चलता रहेगा। ठीक है भाई। तो ये तो है हमारे पास रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट, और ये कैलकुलेशन एग्जाम में काफी आती है और तुम लोगों को ध्यान भी रखना है। ठीक है, अब देखो, अब ना मेरे पास आता है जिसको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पैथवे। अब ये एम्फीबॉलिक पैथवे, एम्फी का मतलब होता है दोनों। देखो हमारी बॉडी में चीजें ब्रेक डाउन होती हैं सिर्फ, या सिर्फ चीजें बनती हैं, या फिर दोनों होता है? दोनों होती हैं। जब तुम खाना खाते हो तुम्हारी चीजें, बॉडी में चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, उससे ब्रेक डाउन होने के बाद फिर तुम्हारी बॉडी भी तो बनती है, तभी तो आज तुम छोटे बच्चे से आज बड़े बन गए। पहले बेबी थे और आज तुम थोड़े बड़े हो गए, तो वो खाना खा के ही तो वो बड़े हुए हो, राइट? तो इसका यस मतलब सर। हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म भी होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और एनाबॉलिज्म भी। और एनाबॉलिज्म भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो हाँ। चूंकि हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों ही होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज अ एम्फीबॉलिक पैथवे। यही सेम चीज प्लांट में भी होता है। ठीक है, तो एम्फीबॉलिक पैथवे का मतलब क्या है फिर चंदन यहाँ पे? ब्रेक डाउन फॉर्मेशन एंड ऑफ।
which involves both the processes catabolism as well as anabolism. Metabolism, yes. ठीक है, तो जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होता है, वही मेरे पास होता है क्या? ठीक है, तो अब आ रहे हैं हमारे पास, देखो, तो एम्फीबॉलिक पैथवे, जैसे कि अब देखो हमारी बॉडी में तीन मेन चीजें होती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो देखो ये क्रेब्स साइकिल है, तुम्हें पता है कि पहले पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और फिर एसिटाइल कोए बनता है। तो ये सब चीजें तो हमने पढ़ चुके हैं क्रेब्स साइकिल यहाँ तक। लेकिन अब ये पायरुविक एसिड क्या सिर्फ ग्लूकोज से आता है? नहीं, ये नहीं, पायरुविक एसिड प्रोटीन से भी आता है और फैट से भी आ सकता है, एसिटाइल कोए डायरेक्टली। यस, देखो कुछ लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो चलो ये तो अभी जो हमने पढ़ा पूरा, वो हमने यहाँ से पढ़ा है कि ग्लूकोज से ये होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद आया चंदन? तो हमने पूरा ये प्रोसेस Yes, sir. पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट वाला, लेकिन प्रोटीन और फैट वाला तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, फैट जब हम खाते हैं तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है प्लांट के अंदर भी, ठीक है, और हमारे बॉडी में भी होता है, तो वो डायरेक्टली एसिटाइल कोए भी बना लेता है और फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ऐसी प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनते हैं, डाइजेशन में पढ़ा होगा, फिर अमाइनो एसिड से वो पायरुविक एसिड बनता है और ये बनाता है। तो ये पूरी बॉडी में देखो ब्रेक डाउन हो रहा है पूरा। देखो सबसे पहले फैट से फैटी एसिड बना, ये ब्रेक डाउन हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. प्रोटीन से अमाइनो एसिड टूट गया, हुआ। ब्रेक डाउन, ये भी ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, डाइजेशन में तो ब्रेक डाउन होता है। और अब देखो एनर्जी बनकर आ रही है तुम्हारी बॉडी में, पायरुविक एसिड और ये एनर्जी एटीपी बनकर आया है, ठीक है, तो नई नई चीजें बनकर आ रही हैं तुम्हारी बॉडी में, तो ये क्या हो गया फिर फॉर्मेशन। सो एम्फीबोलिक पैथवे का मतलब अपने आप में क्या है आर्यन कुमार? व्हाट डू यू मीन बाय द एम्फीबोलिक पैथवे? सो इट Sir, इज अ ब्रेक डाउन ऑफ। नहीं which नहीं, involve सर both दोनों formation प्रोसेस and इन्वॉल्व करेंगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। वेरी गुड, और ये हमें पूरा बना के आना है। अच्छा, क्या ये किसी घर से आवाज आ रही है पुराने गाने की? हाँ, हाँ सर, मेरे घर में। अच्छा अच्छा, ये क्रेब्स साइकिल सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आता है या प्रोटीन फैट से भी आ सकता है? ये प्रोटीन और फैट से भी आ सकता वेरी गुड, हमने तो कार्बोहाइड्रेट का डिटेल में पढ़ा है, लेकिन हमको ध्यान रखना है प्रोटीन जब अमाइनो एसिड में टूटता है तो वहां से भी पायरुवेटिक एसिड आता है डायरेक्टली, और फैट से फैटी एसिड से भी एसिटाइल कोए आ सकता है। ठीक है, सब लोग अपनी ऑडियो ऑफ कर लें। ठीक है, तो ये है हमारे पास एम्फीबोलिक पैथवे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब ये रिस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? देखो मैंने ऑक्सीजन ली और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला और मैंने ऑक्सीजन कितना लिया था, तो ये इसका रेशियो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। So respiratory quotient is what? It is the ratio of the volume of carbon dioxide released और volume of carbon dioxide evolved, मतलब कितनी निकाली और कितनी तुमने ऑक्सीजन ली थी। तो ये हर चीज के लिए अलग अलग होता है। जब तुम्हारी बॉडी में फैट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अलग निकालेगा, ऑक्सीजन कुछ ज्यादा लेगा। प्रोटीन के लिए अलग होता है, हर किसी चीज के लिए अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड के लिए अलग अलग होता है। तो इसकी एक वैल्यू है फिक्स्ड, ठीक है। सो ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 3 नंबर का भी आ जाता है एग्जाम्पल के साथ। सो व्हाट डू यू मीन बाय द आरक्यू? सो आरक्यू इज अ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम्ड, ठीक है। So यस RQ सर, is yes, sir. volume of CO2 evolved, how much CO2 you are releasing and how much volume you are taking oxygen. Right everybody? Okay. यस सर, जी sir. तो अब आ रहा है हमारे पास respiratory question. So it is the it depends on the type of respiratory substrate used. So RQ of carbohydrate का मतलब क्या है? देखो, तो C6H12O6 तुम लोगों को पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो इसने कितनी ऑक्सीजन लिया है, कितने मोल्स, जरा बताओ कितने मोल्स लिए ऑक्सीजन? 6 मोल्स 6. लिए हैं। और इसने कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए? है। 6। भाई 6 ऑक्सीजन लिए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, तो रेशो क्या होगा? देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1:1। नहीं नहीं 6:6। 1 1। हाँ, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, तो 6/6 कितना हो गया? तो फाइनली हो गया ये 1। राइट एवरीबडी? यस सर, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द CO2 इवॉल्व टू द ऑक्सीजन टेकन। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की भी, तो प्रोटीन में भी क्या होता है? CO2 निकलता है और वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया जाता है, राइट। सो बट रिमेंबर प्रोटीन के लिए ऑक्सीजन ज्यादा लगता है और CO2 कम लगता है, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? भाई कम नीचे, आएगी। भाई नीचे ज्यादा है ना, जैसे 2/5, 2/4, तो ये 1 से ही तो कम होनी चाहिए। तो इसलिए जो सीड होते हैं, तो सीड के क्या होते हैं? 0.5, राइट। तो RQ ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, ये मेरे पास क्या है? 0.5 होता है। राइट एवरीबडी? यस सर,
नाउ तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन अगर मैं फैट की बात करता हूँ, सो दी फैटी एसिड ऑफ दी, जैसे मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फैटी एसिड है मेरे पास ट्राइओलिनिक सबस्ट्रेट, तो इसका तुम्हें बस वैल्यू याद रखनी है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी लग रही है, जरा देखना एक बार, कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के 80, और कितनी 80, कार्बन डाइऑक्साइड निकली? 57. 57. 57 अपॉन में 80 करोगे तो 0.7 आ गया। तो इसका मतलब Yes. अगर तुम्हारे पास फैटी एसिड है, फैट है, तो फैट की वैल्यू भी 1 से कम ही आ रही है। देखो ये भी 0.7 और ये भी 0.7, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैट है, एक है ट्राइओलिन और एक है मेरे पास ट्राई पाल्मेटीन। तो ये दोनों फैटी एसिड है और दोनों की ही वैल्यू 0.7 आई है। तो इसका मतलब फैट के लिए जो आरक्यू होता है वो 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम? फैट के लिए 1 से कम कम होता होता है, है. तो लेस वो देन 1 होता है. 0.7 मोस्टली, ठीक है। तो फैट का मतलब फैटी एसिड तो है, ठीक है। तो ये चीज एग्जाम में याद रखना। ट्रायोलिन के लिए लिख लो, ट्रायोलिन वॉल्यूम ऑफ CO2 और O2 57 अपॉन में 80। रिएक्शन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रखना तो 0.7। तो दोनों के लिए ही मेरे पास क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है। और ऐसी इसी में 102 CO2 निकला और ऑक्सीजन ज्यादा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालते हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू 1 से कम आती है, ठीक है। तो दो कौन से फैटी एसिड मैंने बोले हैं, एक है मेरे पास ट्रायोलिन और एक है मेरे आयोडीन और पास, है ट्राइपैल्मेटिन। हाँ, ट्राइपैल्मेटीन, ठीक है। एक आ रहा है मेरे पास बस ऑलमोस्ट लास्ट, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब टूटता है तो इसने क्या निकाला, देखो ग्लूकोज जब सबस्ट्रेट होता है तो इसने अल्कोहल निकाला और CO2 निकाला, तो इसने ऑक्सीजन लिया ही नहीं। तो देखो जब इसने CO2 निकाला तो 2, स्वास्थ्य का जरा बंद करो ऑडियो, और इसने O2 लिया ही Oh, नहीं। sorry, sir. तो जब इसने O2 लिया ही नहीं, तो O2 लिया ही नहीं तो 0 आ जाएगा। और समथिंग अपॉन में 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, Infinity. ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास RQ की वैल्यू कितनी आ जाती है, ग्लूकोज जब अकेला होता है, जब ग्लूकोज को तुम ऑक्सीजन नहीं देते हो, तो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया था ना फंगस का एक बार, सेकेरोमाइसिस सर्विसिए, Yes, तो sir. जब ग्लूकोज उसके पास होता है तो वो ऑक्सीजन नहीं लेता, एनारोबिक फर्मेंटेशन, याद आया, अल्कोहल बनती है, तो वो ऑक्सीजन नहीं लेते। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले, तो देखो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और ऑक्सीजन इन्होंने लिया नहीं, तो 2 अपॉन में 0 कितना हो जाएगा फिर, Infinity. इन्फिनिटी। राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके। एंड लास्ट, तो तुमने एक चीज नोटिस कर ली है, फैट और प्रोटीन के लिए क्योंकि लेस ऑक्सीजन कंटेंट था, तो RQ कितना आया, 1 से कम। ऑर्गेनिक एसिड के लिए जो होता है वो आता है 1 से ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है 1, ठीक है। तो इसीलिए रेशियो ऑफ CO2 अपॉन में O2 होता है ना। तो अगर ये मेरे पास है तो ऑफ कोर्स मेरे पास एक सेकेंड, तो CO2 कितना निकला और O2 कितना कंज्यूम हुआ। तो इसीलिए हमारे पास ध्यान रखना है, फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम आता है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट के लिए इक्वली रहता है, 6 और 6, इसीलिए 1 आया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त। किसी को भी कोई डाउट है? ना, एवरीबॉडी? नो सर। तो ये है हमारे पास फैट्स एंड द प्रोटीन, तो फैट्स और ये हमारे पास प्रोटीन है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम वैल्यू, ऑर्गेनिक के लिए ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पे फाइनली समाप्त, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, जो कि अब हम कवर कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो अब यहीं पर ही अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो चंदन जरा मुझे एक बात बताओ, तो अगर मैं बात करता हूँ कि प्रॉपर रिस्पिरेशन की, तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे पूरे रिस्पिरेशन में? Sir, 3. हाँ, मेनली 3 हुए थे। पहले वाला क्या था? Glycolysis. हाँ, Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, राइट। तो ग्लूकोज के टूटने से क्या बन गया था? 2 पायरुवेट। pyruvate. हाँ, Pyruvate. फिर उसके बाद क्या बना था पायरुवेट से? एसिटाइल एसिटाइल कोए। Acetyl coenzyme. हाँ, और एसिटाइल कोए से फिर वो कौन से साइकिल में एंटर कर गया था? Krebs क्रेब cycle साइकिल। में. क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल एग्जाम में इतनी आती है, इतनी आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर ये Krebs चीज cycle बिल्कुल, वन तो बनता है. एक साइकिल में एक बार FADH बनता है, FADH2 भी बोलते हैं उसे। 2 और साइकिल एक, में 2 हाँ, बनता है. तो 2 साइकिल में 2 हो जाएगा। एक साइकिल में एक GTP बनती है, तो 2 साइकिल में 2 कितनी हो साइकिल जाएगी? में 2 बनती तो है. वेरी गुड। अच्छा, तो ये एसिटाइल कोए सबसे पहले किससे कंबाइन करता है, यहाँ पे क्या होता है, क्या नाम था उसका?
Krebs cycle में? वो नाम था भूल गए। नहीं, ऑक्सी ऑक्सी C4 OA, oxalic acid. ओए जो था हाँ, ओए ऑक्सैलो हाँ, समझ गई एसिटिक यार एसिड, शॉर्ट फॉर्म। ऑक्सैलो एसिटिक ओए एसिड, ठीक ओए है। हाँ हाँ, ओए ठीक, ओए, थैंक वाह, यू। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो मैं सच बता रहा हूँ, बायो में जितने मेडिकल के एस्पिरेंट होते हैं वो साइकिल भी बहुत भूलते हैं और सीबीएसई बच्चे वही भूलते हैं। तो इन साइकिल्स की इतनी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के बार बार एकदम रट लो बुरी तरीके से, क्योंकि ये साइकिल्स याद करनी है और बायो में याद करने वाला पोर्शन है तो वो ये साइकिल वाला ही है। इसके बाद सारे चैप्टर बहुत ईजी हैं, तो इसीलिए इन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से एकदम प्रॉपरली याद कर लो, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस और ये रिस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ठीक है। आर्यन कुमार, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बहुत जल्द एक दिन मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा, वो किस दिन लूंगा मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस सेकेंड स्टेप, क्रेब्स साइकिल और इसके बाद कन्वर्जन जो तुमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, तो इसलिए मैं इसके साथ कोई कोताही नहीं बदलना चाहता, तो इसलिए ये चीज तुम्हें अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है ओके भाई? सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, यस जैसे सर। अब मैं एक बात करता हूँ, मतलब फर्मेंटेशन, जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज से वो फर्मेंटेशन में जाता है, तो फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या बनता है? कार्बन नहीं, अल्कोहल बनता है ना? हाँ लैक अल्कोहल दूसरे Alcohol, में बनता है lactic ना सर acid. हाँ कार्बन तो। ठीक है, लैक्टिक एसिड भी बनता है हमारे पास, राइट। हाँ तो हाँ ये मेरे हाँ। पास ये दो स्टेप पे मैंने ये भी करवा रखा है, राइट, फर्मेंटेशन और एंजाइम से बताए थे मैंने। तो यस ये सर। सब चीजें किस में क्या कैसे लग रहा है, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, ओके ओके। और ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप है, ये भी पूरा पूरा एग्जाम याद में है। बहुत बार आता है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 लैक्टोसिस 6 बाय फॉस्फेट। फॉस्फेट, यस ट्रायोज सर, फॉस्फेट, ठीक है। पूरी चेन चलती रहती है फिर। तो ये सब याद है। चीजें बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, वरना चीजें भूल जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो फर्मेंटेशन और एरोबिक में फर्क क्या होता है वैसे, साहिल? सर एरो एरोबिक में 38 एटीपी बनते हैं ना। हाँ, तीन एक एनडीएपी मतलब 3 एटीपी से मिलके बनता है, ठीक। या दो। देखो ये तो बोल सकते पहली हो, एक बात सेकंड, एरोबिक फर्मेंटेशन, में एक सेकंड, फर्मेंटेशन में बोल सकते हो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पूरी यस सर। तरीके से नहीं। और एरोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता कंप्लीटली ब्रेक हाँ डाउन होता है। है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो मेरे पास एनर्जी निकलती है फाइनली, हमें वो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है? एटीपी, एनएडीपीएच, एफएडीएच या एजीटीपी फाइनली? ATP. एटीपी। एटीपी। तो FADH2G, ये जितने भी NADH2 है, इन सबको फाइनली कौन सा स्टेप कन्वर्ट करता है, पहला, दूसरा या चौथा? चौथा एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. चौथा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा आरक्यू जो वन आता है वो किसके लिए आता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? वो CO2 और O2 के लिए आता है। अरे क्या बोल रही हो, किस? वो मतलब तो रेशो होता ही है, मैं पूछ रहा हूँ आरक्यू वन हाँ, किसके लिए आता है, किस उसके लिए? RQ1 वो आता है ट्रांस कार्बोहाइड्रेट के लिए। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। कुछ भी बोल रहे और हो। और वन से कम किसका आता है, दो चीज वो बताइए। फैट्स का आता है, फैट्स का आता है। और Oxygen. प्रोटीन का, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। फैट्स और प्रोटीन का भी दिखाया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ सर, और हाँ कुछ सर। 0.9 भी होता है प्रोटीन का, तो ठीक है। तो इसलिए ये सब 0.7 0.9 ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्यन कुमार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो मेरे पास फाइनली कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने का होता है, जरा कोई तुम बता सकते हो? कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद कितनी एटीपी निकलती है, मतलब पूरा प्रोसेस हो गया तो टोटल नेट गेन कितने का हुआ? टोटल नेट गेन कितने 38 का? ATP का। 38 एटीपी का, और 38 का ट्रांसपोर्ट हुआ। के बाद 36, ठीक है। यस सर। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेगा तो तुम 36 भी बोल सकते हो, 36 भी लिखते हैं बच्चे, ठीक है। ओके सर। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। आर्यन कुमार तुम निराश कर देते हो बहुत बार मुझे, ठीक है। अच्छा आर्यन तुम बताओ, जैसे कभी कभी जब मैं ज्यादा जिम मार रहा हूँ, मान लो मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मान लो मैं जिम कर रहा हूँ इस तरीके से, मान लो मैंने बॉडी बनाई है ऐसे, ठीक है। तो वाह अगर मैं बहुत ज्यादा जिम सर, कर क्या रहा हूँ, दिखा रहे हैं कि अरे बता रहे मैं हैं? एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कोई एक आदमी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जिम मार रहा है ऐसे करके, ये लाइव ऐसे, एग्जांपल। ठीक है। तो अगर कोई जिम मार रहा है तो बताओ, अब जिम करते करते मेरे दर्द हो गया कि ओह बहुत दर्द हो रहा है यार, अगर ये दर्द हो रहा है तो शट अप, तो ये दर्द हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया है मेरे, जो मेरे दर्द हो रहा है? क्रैम्प्स। हाँ, Lactic acid.
वेरी क्रैम्प्स गुड, वेरी क्रैम्प्स जो भी पड़ गया है, होगा। लेकिन उसमें एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। तो ये क्या हुआ मेरे पास? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक या लैक ऑफ ऑक्सीजन? लैक ऑफ एनर ऑक्सीजन। ये हो लैक गया ऑफ मेरे पास ऑक्सीजन। लैक लैक ऑफ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और इसी तरीके यस से ठीक है भाई, तो फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, और इन सब चीजों को तुम्हें और अच्छे से करना है।